जैसा कि दोस्तों हमारा 18 सितंबर को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैं पहले ही आपको कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर महत्वपूर्ण प्रश्न तो बता दिए, उत्तर सहित बता दीजिए, उनका आंसर्स बता दीजिए, समझा दीजिए। तो अब मैं दोस्तों आपको आंसर के साथ बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम क्या है 2 अंक वाले जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको उत्तर के साथ समझेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। देख लेते हैं अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से आपको लिखनी है। तो अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र के योग से बना हुआ है। अर्थ का से धन, शास्त्र का होती है विवेचना करना, मतलब धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आर्थिक डेटा क्या है। आर्थिक डेटा क्या है तो इसे देख लेते हैं। आर्थिक डेटा है मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक डेटा आर्थिक क्रिया पूछा जा रहा है तो ये आपकी एक ही बात होगी। तो आज बताया गया है अब जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षक, चिकित्सक के द्वारा रोगी का उपचार करना आदि ये सभी क्या है आर्थिक आपकी क्रियाएं होती है। तो आर्थिक डेटा पूछे आर्थिक क्रिया एक ही बात है। नेक्स्ट उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता क्या होता है तो जो व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है उन्हें क्या है उन्हें उपयोग करता है, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। सिंपल ये आपका हो जाता है उपभोक्ता के बारे में। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांख्यिकी के कोई 2 कार्य आपको बताने हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सांख्यिकी के कार्य तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप में प्रस्तुत करना है, पहला ये कार्य हो जाता है। दूसरा कार्य है समंकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्रस्तुत करना। तो ये आपके दिए सांख्यिकी के 2 कार्य तैयार अच्छे से कर लेना। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की 2 आपको सीमाएं बतानी है। सीमाएं आपकी इस प्रकार से, पहला है पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, दूसरा है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, तीसरा आपका दिया हुआ है आरेखीय, चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। तो ये आपके दिए है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। अच्छी प्रश्नावली के आपके 2 गुण पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो सर तो अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण कौन से हैं। पहला है सरल और स्पष्ट प्रश्न, स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। दूसरा है प्रश्नावली उदार और सीमित होनी चाहिए। तो ये आपके अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है, यानी आपको भिन्न है, यानी द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा में आपको अंतर बताना है। तो अब डेटा को क्या है समंक भी कहते हैं, डेटा का हिंदी शब्द क्या है समंक। तो द्वितीयक समंक और प्राथमिक समंक एक ही बात हो गई। तो आगे देख लेते हैं। तो इसका आपका ये कोई सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला है प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में, यानी प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में आपको अंतर बताने। तो ये आपके अंतर दिए हुए हैं, चारों अंतर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके ये आपका वार्षिक परीक्षा तक में भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर पेपर बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, हर जिले अलग अलग पेपर बनना है। ओके तो हर जिले का अलग अलग पेपर रहेगा, इसलिए आपको जिले वाइज बनेगा। इसलिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर आप फोकस करिएगा। क्वेश्चन आप तैयार कर लेते जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप त्रैमासिक में ही टॉप नहीं करेंगे, आपकी वार्षिक एग्जाम तक में भी ये क्वेश्चन आपको रहेंगे। ओके इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे प्रतिदर्श की 2 विशेषताएं लिखिए। अच्छे प्रतिदर्श की आपको 2 विशेषता बतानी है। तो अच्छे प्रतिदर्श की 2 विशेषता कौन सी है। पहला है प्रतिदर्श पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा क्या है एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श सही ढंग से क्या है चुना जाना चाहिए। तो ये है आपके अच्छे प्रतिदर्श की 2 विशेषताएं, तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। दोस्तों आपको 2 प्रकार के समांतर माध्य बताने हैं, नाम बताने। तो आपकी 2 प्रकार के, पहला है एक सरल समांतर माध्य, दूसरा है भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य क्या कहलाता है। सरल समांतर माध्य वह है जिसमें किसी श्रृंखला के सभी पदों को सभी समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है सरल समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य में क्या होता है कि भारित समांतर माध्य में माध्य वह माध्य है जिसकी किसी श्रृंखला के विभिन्न पदों को उनके तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। ओके बाकी आपसे नाम बस पूछे जा रहा है तो आप केवल सरल समांतर माध्य भारित समांतर माध्य लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोड के मुख्य उपयोग क्या है। मोड के आपके मुख्य उपयोग पूछे जा रहे हैं, तो मोड के उपयोग देख लेते हैं हम। तो ये आपका दिया हुआ है मोड का मुख्य उपयोग। मोड यानी बहुलक एक ऐसा मान होता है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है। मतलब बहुलक क्या होता है, बहुलक को ही मोड कहते हैं। जो आपके क्या है आपकी बारंबारता में जो सबसे ज्यादा आता है वो आपका कहलाता है मोड या बहुलक कहलाता है। इसे हम सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या कह सकते हैं।
यह सांख्यिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक और मध्यिका के बीच दो मुख्य अंतर क्या है। मतलब बहुलक और मध्यिका में आपको अंतर आपको बताने हैं, तो ये आपके दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो बहुलक और माध्य में फिर आपको अंतर देख लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो बहुलक और माध्य में और बहुलक और मध्यिका में, अब मध्यिका वाला नहीं दिया है, माध्य वाला दिया है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के दो दोष बताइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में आपको चतुर्थक के दो दोष बताने, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपके 3 इसमें दिए हुए। ओके, तैयार अच्छे से कर लिए तीनों दोष। पहला है मोड को परिभाषित नहीं किया जा सकता है जब डेटा ना दोहराया जाए। दूसरा है बहुलक सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। फिर तीसरा है जब डाटा छोटे मान से बना हो तो बहुलक अस्थायी होता है। तो ये आपके दिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के साथ चतुर्थक के दो दोष। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो हरित क्रांति आपके क्या है, भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का बोया गया तथा कृषि की नई तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हम क्या है, हरित क्रांति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन क्या है। आयात प्रतिस्थापन पूछे जा रहा है, तो आयात प्रतिस्थापन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, आयात प्रतिस्थापन के बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आयात प्रतिस्थापन से आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे घर पर अपने देश में ही तैयार किया जाए। मतलब जो हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते थे हैं, उन वस्तुओं को हम अपने ही घर में बनाएं, अपने ही देश में बनाएं, वो हमारा आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा। आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य वस्तु का निर्माण कर आयात की समस्या से बचना है। ओके, मतलब हम दूसरे देश पर निर्भर न रहने पड़े, जो भी हमें दूसरे देशों से चीज़ें मंगवानी पड़ती है वो हम अपने देश में ही बनाने लगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं में आपको बता देना है, मानव की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन अर्जन या जो मुद्रा रूपी मापदंड में मापी जाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए शिक्षक का विद्यालय पढ़ाना, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। मतलब वे सभी क्रियाएं जो क्या है व्यक्ति क्या है मतलब धन अर्जन के लिए करता है, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के दो महत्व लिखिए। चलिए देख लेते हैं महत्व के। बाकी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग-क्लासेस.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा दोस्तों अनुराग असाडी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा। तो वहाँ से आपको आप क्या है क्लास 11th ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। उसमें क्लिक करके आप क्या अपने सब्जेक्ट के सभी के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देख लेते हैं। तो अब ये है दोस्तों आपके सांख्यिकी महत्व या कार। पहला है विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। दूसरा है सांख्यिकी तथ्यों को एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा है सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों की आपस में तुलना करने का कार्य करती है। आपके सांख्यिकी दो कारक है या महत्व है। ओके, फिर सीमा भी तैयार कर लीजिए, सांख्यिकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सांख्यिकी की सीमाएं दी हुई हैं, अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। ओके, ये सीमाएं, तो ये 3 हो जाती है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ आंकड़ों के वर्गीकरण का क्या अर्थ है, समंकलित समांकों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान अलग अलग वर्गों में बांटने की जो प्रक्रिया को क्या है वर्गीकरण कहा जाता है। तो ये आपका कहलाता है आंकड़ों का वर्गीकरण। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक समांक किसे कहते हैं। तो प्राथमिक समांक किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ प्राथमिक समांक के बारे में, प्राथमिक समांक ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लेना है। प्राथमिक समांक या आंकड़े भी आप कह सकते हो। ओके, प्राथमिक आंकड़े और समांक एक ही बात है, तैयार अच्छे से कर लेना। स्क्रीनशॉट आप से फास्टली ले लीजिए। ओके, सिंपल दिया हुआ प्राथमिक समांक से आशय ऐसे समांकों से जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो जो हम डेटा आंकड़े अपने से खुद जाकर कलेक्ट करते हैं वो हमारे प्राथमिक समांक कहलाते हैं। फिर द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं आपके, द्वितीयक समांक तैयार कर लेना है। द्वितीयक समांक में हम क्या से आशय ऐसे समांकों से जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता केवल उसका प्रयोग करता हो। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति क्या है डेटा कलेक्ट कर चुका हो, फिर हम उससे ले, तो हमारा क्या है द्वितीय समांक या द्वितीय आपके डेटा कहलाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे, कोई आपको 2 बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है, औपनिवेशिक काल में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण आपको बताने, तो 2 आपके मुख्य कारण है, पहला भूव्यवस्था, दूसरा है राजस्व व्यवस्था। दोनों में आपको तैयार कर लेना है। ये आपके 2 कारण हैं, एक भूव्यवस्था और राजस्व की व्यवस्था, जिस कारण क्या है भारत की जो कृषि है वो क्या है गिरती जाएगी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के से पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। ध्येय मतलब होता है उद्देश्य, तो ये आपको पूछे जा रहे हैं 2 उद्देश्य क्या थे अंग्रेजों के स्वतंत्रता से पूर्व जिन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की थी औद्योगिकरण, उसके उद्देश्य क्या थे। तो ये 2 उद्देश्य दिए, तैयार है, अच्छे से कर लेना है।
इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर लिए क्लास 11th इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है 3 अंक और 4 अंक की महत्वपूर्ण कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट में भी आपको कवर करा दूंगा। जितने क्वेश्चन बता रहे जाता हूँ सभी तैयार कर लीजिएगा, तो गारंटी के साथ दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।